जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने बात कट की थी। डॉक्टर तारिक से हम बात कर रहे थे बेसिकली कि किन किन बीमारियों का इलाज जो है वो फिजियोथेरेपी के ज़रिए मुमकिन है। जी। तो प्लीज़ आप। तो मैं आपको बता रहा था कि फालज का मर्ज़ जो है इस बीमारी में फिजियोथेरेपिस्ट का एक अहम रोल है कि वो पेशेंट अब बेड रिडन है, अब वो बेड पे है। डॉक्टर उसको ये सारी दवाइयाँ तो दे देगा लेकिन वो उसको उठा नहीं सकता ना। उसको कैसे उठाना है, कैसे उसको चलने के काबिल करना है, उसका हाथ हरकत नहीं कर रहा, उसका पैर हरकत नहीं कर रहा। तो इस पेशेंट का या इस बीमारी का मज़ीद इलाज जो है वो फिजियोथेरेपी में है कि वो पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास डॉक्टर्स भेजते हैं बेशक, लेकिन अगर पेशेंट को खुद पता हो तो बहुत अच्छी बात है कि इसका मज़ीद इलाज जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट करेगा। उसकी जो हालत है उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, जो तकलीफ है उसमें थोड़ी कमी आ सकती बेशक है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मेरे प्रैक्टिस में आए हैं जिनकी फिजियोथेरेपी नहीं होती और जिनकी फिजियोथेरेपी होती है। जिन पेशेंट की फिजियोथेरेपी दोनों में होती है डिफरेंस क्या आता है बहुत फिर? ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। जिनकी अच्छा, फिजियोथेरेपी होती है वो 2 हफ्ते के बाद चल रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं। और ठीक है, जिनको इतना ये मोहताज नहीं होते दूसरों के। जी हाँ, जिनको ये ठीक नहीं है। पता होता कि इसका कोई रिहैब भी है, इस पेशेंट को कड़ा भी होना है, वो लोग उनको गर्म कपड़ों में लपेटते हैं। हमारे सोसाइटी के या कल्चर के हिसाब से लोग उसके ऊपर कबूतर का खून लगा रहे होते हैं या उसको जैतून के तेल का मालिश करा रहे होते हैं। उनके बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं वो भी मरीज़ को बताते हैं कि जैतून के तेल से इसका मालिश करो। हालांकि जैतून के तेल के साथ मालिश करना हर बीमारी का इलाज नहीं है। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है उस पेशेंट को सबसे पहले तो वो देखता है कि ये पेशेंट क्या कर सकता है, उसका कौन कौन से पार्ट के अंदर, कौन कौन से मसल के अंदर ताकत मौजूद है और कहाँ कहाँ पे ताकत की कमी है। तो वो मज़ीद इसकी फिजियोथेरेपी करता है। 1 घंटे का रोज़ाना का या हफ्ते में 3 या 4 सेशंस होते हैं और इस तरह हम उस पेशेंट को लेके 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद वो पेशेंट जो है वो खुद चल रहा होते हैं। फिर सही। उसको एक वॉकिंग एड हम दे देते हैं, उसको स्टिक पकड़ा देते हैं, उसको वॉकर पकड़ा देते हैं। डिपेंड करता ठीक है है। कि पेशेंट जो स्ट्रोक का पेशेंट है वो किस एज में है। इस तरह जब हम मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ के तरफ आते हैं तो जो सबसे अहम डिजीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या बैक एक है, सर्वाइकल की जो बीमारी है, गर्दन का आसान दर्द लफ्जों है, में इन बीमारियों को क्या कह सकेंगे गर्दन कि? का दर्द है, आसान सही। अल्फाज में ये कह सकते ठीक हैं। है। या न्यूरोलॉजी में आप देखें तो लकवा हो जाता है लोगों को, चेहरे का आधा हिस्सा मफलूज हो जाता है, आंख कुली की कुली रह गई। अच्छा। अब होंठ के मुंह के एक साइड से नीचे पानी गिर रहा है। सही। बातें कर रहा है बंदा तो बातें उससे सही तरह से हो नहीं पा रही। वो सुबह को उठा वो परेशान है। अब वो ये पेशेंट जो है सुबह सवेरे ये किसी बहुत बड़ी इमरजेंसी में चले जाते हैं या किसी न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं कि जी हमारे बंदे इसकी को वजूहात क्या होती हैं? अचानक से हो जाता है ये जो बीमारियां आपने अभी बताई हैं? जो लकवे की बीमारी है उसके बारे में जो रिसर्च हुई है वो ये कहते हैं कि ये एक एडियोपैथिक डिजीज़ है। एडियोपैथिक का वर्ड में नाज़रीन को समझाओ कि एडियोपैथिक जो है ये वो बीमारियां हैं जिसकी कोई रीज़न मालूम नहीं होती, ये अच्छा। बिला वजह होती हैं। हाँ, इसके उम्र से भी ऐसे इसका कोई ताल्लुक नहीं होता? उम्र से भी कोई ताल्लुक नहीं होता और इसमें ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो वायरल डिजीज़ होती है उसके बारे में ख्याल होता है कि एडियोपैथिक है, क्योंकि वायरस का आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है। सही। तमाम तरह के वायरसेस को आइडेंटिफाई करना। तो ये है कि ये अभी तक कहा जा रहा है कि ये एडियोपैथिक डिजीज़ है। कुछ कहते हैं कि इसका ताल्लुक गर्मी सर्दी से होता है, जैसे कोई बंदा नहा के आया पंखे के नीचे बैठ गया तो उसको उसमें हिस्ट्री में आता है कि अक्सर ऐसे लोगों को चेहरे का फालज हो जाता है। तो वो इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है जितना लोग उसको सोचते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। फिर जब आखिर में फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं तो उनके ट्रीटमेंट का जो उनका जो मोराल होता है वो काफ़ी डाउन हो चुका होता है। अच्छा। और उसमें कुछ मेडिसिन्स उस ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ताकि वो जो नर्व की इन्फ्लेमेशन है, फेशियल नर्व की इन्फ्लेमेशन है, उसको कम सही। किया जा सके। लेकिन उस मसल्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्ट, उसको मेंटेन करना वो एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। वो एक गैल्वानिक सही। स्टिमुलेशन के थ्रू जो है उसकी वो एक्साइटेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है। उसमें वो 10-15 मिनट का एक सेशन होता है। कई दिनों के देने के बाद वो पेशेंट का जो है वो चेहरा रिकवर हो जाता है, रिकवर हो इम्प्रूवमेंट जाता आ है, जाती उसके है। आई की मूवमेंट बेहतर हो जाती है, उसके अच्छा।
मुंह से पानी गिरना बंद हो जाता है, उसके बोलना ठीक हो जाता है। ठीक है। तो ये उसका है लकवे का मैंने बताया। फिर फिजियोथेरेपी में आप देखें कि कार्डिक रिहैब एक बहुत बड़ा फील्ड, जितनी मेडिसिन के शोबे हैं, मेडिसिन बजाते खुद एक बहुत बड़ा वास शोबे है। बिल्कुल जहाँ जहाँ मेडिसिन जाता है वहाँ वहाँ उसके साथ फिजियोथेरेपी है। बिल्कुल। चिल्ड्रन है, पीड्स में है, बच्चा माजूर पैदा हुआ, अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर उसका बेसिक असेसमेंट करेगा, उसमें चेक करेगा कि बच्चे को कई विटामिन्स की कमी तो नहीं है, उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा, विटामिन डी की वो देगा उसको वो कैल्शियम की सप्लीमेंट्स देगा, लेकिन आगे वो बच्चा हाथ पैर उसका हिल नहीं रहा, माँ बाप क्या करे उस बच्चे के साथ? तो वो अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, फिजियोथेरेपिस्ट से वो बात करें, तो वो उनको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज उस बच्चे की माँ को समझा देगा, अगर वो अफोर्डिंग नहीं है। और वो माँ जो है उस बच्चे को एक्सरसाइजेज दिन में 1 बार या 2 बार वो उसको कराती रहेगी, और उसकी प्रॉपर हैंडलिंग उस बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आता रहेगा, और वो मिस हैंडल नहीं होगा, उसके जॉइंट स्टिफ नहीं हो गए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं कि जब पता चलता है पेरेंट्स को, और वो 3-4 साल बाद उस बच्चे को क्लिनिक में लेके आते हैं, हॉस्पिटल लेके आते हैं, तो उसके जॉइंट्स काफ़ी स्टिफ हो चुके होते हैं, उसकी मसल्स जो है वो शॉर्ट हो चुके होते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बन चुके होते हैं, उसके लिम्स जो होते हैं, पाउच बहुत पतली बारीक हो चुकी होती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस पेशेंट को बचपन से लेकर अभी तक उसका कोई एक्सरसाइज नहीं हुआ, तो जब से वो पैदा हुआ उसका डायग्नोसिस हुआ कि इसको ये बीमारी है, इसको सेरेब्रल पाल्सी है, या इसको रिकेट्स है, या इसको ऐसा कोई मसला है जिसकी वजह से इसका हाथ पैर, ये बच्चा खुद हरकत नहीं दे सकता, अब उसकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पैसिव मूवमेंट्स उसकी वो शुरू कराएं, तो मेरे ख्याल से वो अगर ठीक मतलब ये है कि कुछ ही अरसे में उसकी जो है उसमें बेहतरी भी आ जाती है, और वो जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताए, ये कॉम्प्लिकेशंस उस बच्चे को नहीं आएंगे। तो जितनी मेडिसिन की फील्ड है इतनी ही फिजियोथेरेपी की फील्ड है। ठीक है, बिल्कुल। ऑब्वियसली उसमें डिटेल में आप जाते रहेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स और बीमारियाँ निकलती जाएंगी। ठीक है डॉक्टर तारिक। डॉक्टर निदा, आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल गर्दन का दर्द, कमर का दर्द कॉमन है जी, हर जेंडर, हर एज का बेसिकली इस बीमारी से, इस दर्द को फील कर रहा है, इसको बर्दाश्त कर रहा है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? गर्दन का दर्द और कमर का दर्द मोस्टली क्यों होता है, क्या वजूहात हैं इसकी? अच्छा, अगर हम देखें जो लास्ट कुछ टाइम से हमें अगर हम अपने पेशेंट्स की तरफ स्टडी करते हैं तो गर्दन का दर्द और कमर का दर्द एज कम्पेयर टू पहले से अब ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर क्योंकि अब ज़्यादा वर्किंग वो चीज़ हाथ से काम कर, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो गई है कि हर चीज़ के लिए आपके पास मशीन है कि उसके ज़रिए आप हर चीज़ काम कर सकते हैं। आई थिंक ये रीज़न हो सकता है इसका कि पहले अगर हम देखा जाए तो मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा कम था, अब मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है। दूसरा कंप्यूटर यूज़ बहुत ज़्यादा कम था, अब विदाउट कंप्यूटर आप काम नहीं कर सकते। जब आप इतने टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आएगा। जब आप गर्दन का और कमर का अगर हम बेसिक रीज़न देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। दूसरा हमारा पोस्चर, सारा दिन अगर आप मोबाइल यूँ करके सुन रहे हैं तो आप देखें आपके जो नेक के मसल्स हैं वो किस कंडीशन में जा रहे हैं, आपके नेक के सारे मसल्स वीक हो रहे हैं, आपकी जो जॉइंट की जो पोजीशन, आपकी जो बोन्स की पोजीशन सारा दिन टिल्ट रहेगी, तो उस बेसिस पे आपका सारा दिन पोस्चर खराब हो जाएगा। जब आपके एक मसल्स वीक हो रहे हैं और दूसरे मसल्स टाइट हो रहे हैं, उसकी बेसिस पे आपको पेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम नेक का रीज़न देखें तो मोस्ट कॉमन है नेक और बैक पेन, हमें स्ट्रेस की वजह से मिल रहे होते हैं। बैक पेन का रीज़न ओबेसिटी आ सकता है, आपके जॉइंट की पोजिशनिंग, आपका पोस्चर आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम डेली बेसिस के लिहाज से देखें तो पोस्चर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हम टेढ़ा बैठ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमनली नेक पेन या बैक पेन हमें सबसे ज़्यादा जो आम लोगों में मिल रहा हो तो उसका रीज़न यही है। अगर हम इस पे वर्किंग कर लें तो हम अपने नेक पेन और बैक पेन से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पोस्चर का डेली बेसिस एक्टिविटी में इतना इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसका अगर ट्रीटमेंट हम देखें तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, आप क्या ट्रीटमेंट आगे कंसिडर करते हैं, बेसिकली क्या आगे रेफ़र करते हैं पेशेंट्स को? और जैसे आपने बैठने का पोस्चर की बात की, कमर का दर्द बिल्कुल उन लोगों में ज़्यादा होता है जैसे ऑफिस के वर्किंग लोग होते हैं, तो उनका पूरा 9 to 5 की 9 to 6 की जॉब होती है, जिसमें उनको प्रॉपर कॉल सेंटर्स के हो गए, प्रॉपर उनको बैठना है और बैठकर काम करना है, तो उनके अंदर जो है वो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली कि उनके शोल्डर पेन बहुत रहता है, उनकी कमर का दर्द उनको बहुत रहता है। तो वो ऐसा क्या करें कि बेसिकली
इस चीज़ से उनको निजात मिले? देखिए, अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट मेडिसिन के बगैर ट्रीटमेंट करता है विद मशीन्स एंड विद एक्सरसाइज। अच्छा, आपका ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन का नहीं होता? विदाउट मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन होता है, ठीक है। हमारे ट्रीटमेंट की फिजियोथेरेपी की खासियत ये है कि आपको मेडिसिन खानी नहीं पड़ती है। मेडिसिन पेन रिलीफ तो करती है, मेडिसिन का फ़ायदा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, ऐसे पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि जब वो फिजियोथेरेपी के लिए आ रहे हैं तो मशीन से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजेज से, और मैनुअल थेरेपीज, डिफरेंट टेक्निक्स होती है जो हम यूज़ करते हैं। और अगर हम उन लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोस्चर एजुकेशन बता रहे होते हैं कि आप सारा दिन किस तरह बैठे, अगर आप मोबाइल यूज़ करें, अगर हम देखें तो मोबाइल हमारा यूँ यूज़ कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी से आप छुटकारा भी हासिल नहीं कर सकते, कर रहे हैं तो हम यूँ यूज़ करें। आपको कॉल पे बात करनी है तो आप अपनी गर्दन की आपकी अपनी पोजीशन स्ट्रेट रखें, देन आप बात कर सकते हैं। मोबाइल यूज़ करें तो मोबाइल को ऊंचा उठा लें ताकि आपके शोल्डर्स, नेक पेन ना हो। और अगर आप बैठ रहे हैं तो बैठते हुए अपनी बैक रेस्ट क्लास में रखें, टेक लगा के बैठें। विदाउट टेक बैठेंगे तो आप कंटिन्यूसली, आपकी स्पाइन किस में आ रही है? स्ट्रेस में आ रही है। जब स्पाइन स्ट्रेस में आएगी तो ऑब्वियसली जो लोडिंग फोर्सेज होती है, जब हम बैठते हैं या कोई भी वर्किंग करते हैं तो हमारी बॉडी पे डिफरेंट तरह की फोर्सेज लग रही होती हैं। तो उसमें अगर हमारी स्पाइन बिल्कुल अल्लाह ताला ने स्ट्रेट बनाई है, अब अगर जब हम टेढ़ा बैठ रहे हैं तो स्पाइन की जो बोन्स की पोजीशन है वो खराब हो जाती है। तो जब वो बोन्स की पोजीशन खराब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मसल्स पे, सबसे पहले मसल्स वीक होना स्टार्ट होंगे, आपको पेन स्टार्ट होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके जॉइंट्स, जो आपके रीढ़ की हड्डी है, उस पर मसला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप अपना पोस्चर सही कर लें, अपने बैठने की पोजीशन, उठने की पोजीशन, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। तो उसके अलावा जैसे बहुत सारी घरेलू ख़वातीन होती हैं तो उनका तो टोटल ओवरऑल यानी कि सुबह से शाम हो जाती है और वो घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है कि उनके अंदर भी कमर के दर्द के ज़्यादा फैक्टर होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑफिस वर्कर्स। तो उसकी क्या वजूहात हैं? अगर वो प्रॉपर पूरा दिन बैठ के तो वो काम नहीं कर रही है ना, उनको मतलब खड़े भी होना है, उठना भी है, लेटना भी है, बैठना भी है, तो फिर उनके अंदर चांसेस क्यों ज़्यादा? उनको क्या चीज़ें, क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए? एक रीज़न अगर हम देखें तो फीमेल्स में वैसे बैक पेन मोस्ट कॉमन होता है ड्यू टू हार्मोनल इशू। क्या वजूहात हैं? और ड्यू टू हार्मोनल इशूज। और अगर हम दूसरा रीज़न देखें, स्ट्रेस भी। और दूसरा रीज़न ये कि जो फैट कंटेंट का अमाउंट है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, एब्डोमिनल एरिया, बुटॉक्स में एंड ब्रेस्ट रीजन पे। तो जब फैट कंटेंट अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको बैक पेन मोस्ट कॉमनली हो सकता है। अब आप जब वर्किंग वूमेन और हाउस की, जो ऑफिस वर्कर की बात कर रही हैं, तो अगर हम घर पे होते हैं तो हमें क्या होता है, बस जल्दी जल्दी काम हो जाए, हम फ्री हो जाए। लेकिन उनको भी, सबसे ज़्यादा हाउस वाइफ को भी, जब आप कोई चीज़ उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी की पोजीशन का ध्यान रखें, तो इससे उनके इतना ज़्यादा कॉमनली बैक पेन नहीं होगा या नेक पेन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रखती है पोजीशनिंग। अगर आप अपनी पोजीशन, अपने पोस्चर को सही कर लें, आप बहुत सारे दर्द हैं, आप उससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो क्या पोस्चर होना चाहिए बेसिकली? अगर एक फ़ीमेल जो है वो घर पर काम कर रही है तो उनको किस तरह के पोस्चर्स को फॉलो करना चाहिए? कुछ मेन काम में आप क्या पोस्चर्स रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट सीधा आसान है कि हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जब वो खड़े होकर काम कर रही हैं। इसके अलावा सारा दिन कंटिन्यूसली खड़े होकर काम ना करें। अगर आधा घंटा खड़े होकर काम कर रही हैं तो कुछ बैठने वाला काम कर लें, फिर थोड़ा खड़े होकर काम कर लें। कोई चीज़ लिफ्ट कर रही है, कोई चीज़ उठा रही है ज़मीन से गिरी हुई, तो उसके लिए पहले प्रॉपर ज़मीन पर बैठ जाए घुटनों के बल, उसके बाद आराम से उठाएं। हम कैसे उठा रहे होते हैं, हम अपने घुटनों को तो मूव करते नहीं, ज़मीन से डायरेक्ट कोई चीज़ उठा लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी स्पाइन पे फोर्सेस ज़्यादा लगती हैं, स्ट्रेस ज़्यादा आता है। उससे हमारी जो डायरेक्ट बोन्स होती हैं ना, वर्टिब्री की बोन, जो रीढ़ की हड्डी की बोन्स है, उन पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है और जाके आपके लिगामेंट्स, आपके बोन्स के मसल्स और रीढ़ की हड्डी, सारे जो स्पेस है जो अल्लाह ताला ने रेगुलर बनाया, वो भी कम हो रहा होता है। तो अगर वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ से बच सकती हैं। तो घर पे आप पोस्चर अडाप्ट कर लें, अच्छा पोस्चर मेंटेन करें, तो आप इस तरह के दर्द से आपको बहुत ज़्यादा निजात हासिल कर सकते हैं और आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर निदा, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के बाद वापस आके हम यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है।